नमस्कार, मैं मीरा शर्मा और आज फिर से हम सुनेंगे एक नई कहानी जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। चलिए शुरू करते हैं। देवघर गांव में एक कहावत थी जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती थी। गरीबी लोगों को भूख से नहीं मारती, यह उन्हें उन झाड़ों की रातों से मारती है जब पूरे घर के पास बस एक ही कंबल होता है। उस रात हवा फूस की छत से ऐसे गुजर रही थी मानो अंधेरे आसमान में कोई फूट फूट कर रो रहा हो। रानी की आंखें कड़ाके की ठंड से खुल गईं जो हड्डियों तक घुस चुकी थी। उसने अपने हाथ से बगल में सो रहे छोटे भतीजे को टटोलना चाहा, मगर हाथ बस ठंडी जमीन को छूकर रह गए। वह एकदम से उठ बैठी। पूरे परिवार का इकलौता कंबल गायब हो चुका था। उस घने अंधेरे में बच्चों के सिसकने की आवाज, बड़ों के बीच हो रही बहस की आवाज और मिट्टी की दीवारों से टकराती हवा का शोर, सब मिलकर एक ऐसी धुन बना रहे थे जिसने रानी का दिल कसकर जकड़ लिया। 10 लोगों के लिए बस एक कंबल। अब इस रात हम कैसे जिएंगे? ठंडी हवा मिट्टी की दीवारों से जोर जोर से टकरा रही थी, जिससे रघुवीर का घर रह रहकर कांप उठता था। देवघर असल में एक छोटा सा गांव था जो आखिरी फसल के बाद सूखे पड़े गेहूं के खेतों के बीचों बीच बसा था। यहाँ की सर्द रातें किसी शाप से कम नहीं थीं। जैसे ही रात के 8 बजते ठंड कुछ ऐसी हो जाती मानो कोई आपकी रीढ़ की हड्डी को कसकर निचोड़ रहा हो। रघुवीर के परिवार का वह कच्चा घर इतना तंग था कि बस 3 कदम चलो और जगह खत्म। मगर उसी छोटे से दायरे में 10 लोग एक दूसरे से सटे हुए रहते थे। सास सावित्री, दुबली पतली, बाल सफेद पर आंखें छुरे की धार जैसी तेज। 3 बहुएं, रानी, गीता, काव्या, कोई मजबूत इरादों वाली तो कोई सलीकेदार तो कोई फुर्तीली। 2 बेटे, दीपक और मोहन, दोनों ही कुली का काम करने वाले मजदूर। 3 छोटे पोते, पोतियां, जो अपनी पतली ऊनी स्वेटर में हमेशा थरथराते रहते थे। परिवार के पास जो इकलौता कंबल था वह इतना हल्का और फटा था कि उसके कई छेदों से आर पार देखा जा सकता था। माँ, उफ, कितनी ठंड है। सबसे छोटे बच्चे ने फुसफुसाया। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। रानी ने उसे सीने से लगा लिया, पर उसकी अपनी गर्मी भी उस ठंड को कम नहीं कर पा रही थी जो दरारों वाली दीवार से रिसकर अंदर आ रही थी। सावित्री घर के बीच में खड़ी थी। उनकी आवाज में कड़वाहट थी। यह कैसा घर है कि एक कंबल भी पूरा नहीं पड़ता। लोगों के पास अलाव है, गैस चूल्हा है, मोटे मोटे रजाई कंबल हैं, और हम? उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर घर के सभी लोग बाकी बात समझ गए थे। और हमारे पास बस गरीबी है। मोहन अंदर आया और आह भरकर बोला, आज ईंट भट्टे पर काम नहीं मिला, पैसा नहीं है, कंबल भी नहीं खरीद सकते। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बस हवा की सनसनाती आवाज थी, इतनी सर्द कि लग रहा था इंसानों का दिल भी टूटकर बिखर जाएगा। और फिर बाईं तरफ के बिस्तर से हल्की सी हाथापाई की आवाज आई। गीता चिल्लाई, कंबल वापस दो, मेरा बच्चा कांप रहा है। वह एक वाक्य अगली त्रासदी की चिंगारी बन गया, क्योंकि ठीक अगली सुबह जब चावल का डिब्बा खोला गया तो हालात पिछली रात की ठंड से भी बदतर थे। देवघर में सुबह पहले से ही सर्द होती थी और आज तो ठंड इतनी बढ़ गई थी कि दरवाजा खोलते ही मानो कोहरा ओस की ठंडक सांसें छीनने को अंदर आ गया। रानी ने आग जलाने की कोशिश की। उसके हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि जोड़ों पर खून निकल आया। उसने हाथ बढ़ाकर चावल की हंडिया का ढक्कन खोला। यही वह आखिरी चीज थी जो पूरे परिवार को भूखा मरने से बचा सकती थी। एक सूखी खटाक की आवाज आई। पूरा घर पलटकर देखने लगा। रानी वहीं जमकर खड़ी रह गई। चावल की हंडिया पूरी तरह से खाली थी। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। एक भी दाना नहीं बचा क्या? रानी बस सिर हिला पाई। दीपक झुका, हंडिया की तली में चिपके कुछ चावल के दाने उठाए, अपनी हथेली में रगड़ा और आह भरी, माँ, पूरे हफ्ते से ईंट भट्टे पर कोई बुलावा नहीं आया। मैं और मोहन सुबह से दोपहर तक और दोपहर से शाम तक इंतजार करते रहे, पर किसी ने काम पर नहीं रखा। कंबल तो क्या, चावल खरीदने का भी मौका नहीं मिला। मोहन जमीन पर धप से बैठ गया। कंबल की कमी, चावल खत्म,
और बच्चे रात भर खांसते रहे। उसने सिर उठाया, आंखें लाल थीं। पता नहीं इस सर्दी हमारा घर बच पाएगा या नहीं। ये शब्द रानी के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उसने मुट्ठी कसी और चूल्हे के कोने में सिकुड़े बैठे तीनों बच्चों को देखा। मैं इन बच्चों को और इस हाल में नहीं देख सकती। यह विचार उसके मन में गहराई तक बैठ गया और इस कंपा देने वाली ठंड में भी उसका दिल आग की तरह जल उठा। अचानक बाहर से उनकी अमीर पड़ोसी मालविका के हंसने की हल्की सी आवाज आई। हवा उनके यहां पक रहे हलवे के धुएं की खुशबू ले आई और रानी के घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं था। गीता ने होंठ भींच लिए। लोगों के पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। अगर आप भी कभी खाने और गर्माहट दोनों की कमी से गुजरे हों तो कमेंट सेक्शन में एक वाक्य जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी अकेलेपन से गुजर रहे इंसान को हौसला दे। पर गरीबी कुछ नहीं। कम ब्लड संबंधन से काम करके साथ को लेकी आप और गरीबी इस सिंबल के दाद की यह शर्मिंदगी सबसे बुरी चीज नहीं थी, क्योंकि बस थोड़ी देर में मालविका ही उस पूरे परिवार को इतना अपमानित महसूस कराएगी कि वे सिर तक नहीं उठा पाएंगे। दोपहर का समय था। कमजोर धूप सफेद कोहरे की परत को चीरकर आ रही थी, पर आंगन को जरा भी गर्माहट नहीं दे पा रही थी। रानी खाली मिट्टी का बर्तन धोने के लिए बाहर आई तो उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई, नई रजाई की खुशबू। उसने सिर उठाया। सामने वाली ऊपरी मंजिल पर मालविका, जो गांव की सबसे अमीर पड़ोसी थी, एक गहरा लाल रंग की रजाई कंबल सुखा रही थी, जो इतनी मोटी थी कि बस देखकर ही गर्माहट महसूस हो रही थी। कैसी लगी? यह खास ऑर्डर पर बनवाई है। मालविका ने रजाई पर हल्का हाथ फेरा। उसकी आवाज घमंड से भरी हुई थी। सावित्री नीचे आंगन में खड़ी थीं। उनका चेहरा उतर गया। गीता ने दबे होंठों से अपनी लार निगली। कम से कम 10 फीट होगी। कितनी मुलायम दिख रही है। मालविका ने तंज कसते हुए हंसा। हाँ, मेरी रजाई बहुत मोटी है। तुम लोगों के फटे हुए कंबल जैसी नहीं है। क्या रात को सोते समय हवा सीधे बदन में नहीं जाती होगी? काव्या का चेहरा लाल हो गया। मालविका जी, हमने आपको कुछ कहा तो नहीं? कहा नहीं? तो फिर मेरी रजाई को घूर क्यों रही हो? मालविका ने अपनी गर्दन उचकाई। उसकी आवाज और भी कर्कश हो गई। अरे हाँ, मैं भूल गई, यह रजाई बहुत महंगी है, करीब 2500 रुपये की। यह तुम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है, इसलिए सपने देखना भी मत। यह बात आसमान से गिरे तमाचे जैसी थी। सावित्री ने मुंह फेर लिया, मगर उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्होंने अपनी आवाज को संभालने की कोशिश की। गरीब हैं तो क्या हुआ? इस तरह बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? मालविका जोर से हंसी। अरे हाँ, ये तो सही कहा। गरीब हो तो फटी रजाई ओढ़कर काम चलाओ। तुम लोगों को तो आदत होगी। रानी पत्थर की मूरत बन खड़ी रह गई। उसके सीने में एक दर्द जमा हो गया, जो सिर्फ गरीबी का नहीं था, बल्कि अपने माता पिता, बच्चों और परिवार को बचा न पाने की लाचारी का एहसास था। दीपक दूर से आते हुए यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। माँ, चलो घर के अंदर। किसी को हमारे परिवार की ओर बेइज्जती मत करने दो। मालविका फिर भी नहीं रुकी। क्या घर है जहां 10 लोग एक कंबल ओढ़ते हैं? सोचकर ही हंसी आती है। यह आखिरी बात रानी के दिल को तोड़कर रख गई। और ठीक उसी रात वह फटा हुआ कंबल, जिसका मजाक उड़ाया गया था, आधिकारिक तौर पर टुकड़ों में बिखर जाएगा, जिससे पूरा परिवार इस सर्दी की सबसे भयानक और नाउम्मीदी वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। वह रात इतनी सर्द थी कि लगा मानो हवा के भी नाखून हों। हवा का हर झोंका जब घर की दीवारों से टकराता तो मिट्टी धूल की तरह बरसने लगती थी। पूरा परिवार बांस के छोटे से पलंग पर एक दूसरे से सटकर लेटा था। हर कोई बुरी तरह कांप रहा था। पूरे घर का इकलौता कंबल बार बार खींचा जा रहा था। हर कोई थोड़ी सी गर्माहट के लिए जूझ रहा था। गीता, छोड़ो। काव्या ठंड से नीली पड़ गई है। मेरा बच्चा भी कांप रहा है। मुझे दो। मैं सारा दिन ईंट भट्टे पर काम करता हूं, रात को मुझे भी थोड़ी गर्माहट चाहिए। बहस की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। रानी ने शांत रहने की कोशिश की और कंबल को बच्चों की तरफ खींचा, लेकिन सबसे बड़े बच्चे ने चीखकर कहा, मुझे ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड।
रानी अभी कुछ कह भी न पाई थी कि जर्ररट कंबल में एक बड़ा चीरा लग गया। तेल के कमजोर दिए की रोशनी में रुई बाहर निकलकर उड़ने लगी। सावित्री ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, फट गया, सचमुच फट गया। मोहन ने कंबल के फटे हुए किनारे को उठाया। उसकी आवाज भर्रा गई। अब सब खत्म। इस तरह फटे हुए कंबल से ओढ़ना न ओढ़ने से ज्यादा ठंडा है। बच्चों की रोने की आवाजें तेज हो गईं और यह चीखती हुई हवा के शोर के साथ मिलकर छत को फाड़ने को तैयार थी। तो मैं बहुत पहले नई रजाई खरीद चुका होता, लेकिन आज चावल तक नहीं है। पूरा परिवार निराशा में डूबकर शांत हो गया। लेकिन रानी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक पुराना बोरा टाट की बोरी लिया और बोली, चलो हम अभी के लिए इस बोरे को ओढ़ लेते हैं। जितनी गर्माहट मिल जाए उतना ही अच्छा। तीनों बहुओं ने बोरे इकट्ठे किए, उन्हें बिस्तर पर बिछाया और बच्चों को ढक दिया। शुरुआत में थोड़ा आराम मिला, मगर सिर्फ 10 मिनट बाद खुजली। माँ, मुझे बहुत खुजली हो रही है। मेरे पैर जल रहे हैं। माँ, दर्द हो रहा है। बच्चों की त्वचा लाल हो गई, पूरे शरीर पर दाने निकल आए। गीता घबरा गई। नहीं, बोरा बहुत गंदा है। अगर और ओढ़ा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। एक बार फिर उनका यह जुगाड़, अस्थायी उपाय पूरी तरह विफल रहा। आपके हिसाब से अगर आप इस तरह की ठंड में फंस जाते तो आप किसे ज्यादा गर्माहट देने के लिए बलिदान करते? बच्चों को, बुजुर्गों को या सबको बराबर बांटते? कमेंट करके बताएं कि क्या आपका विचार बाकियों से मिलता है या नहीं। मगर इससे पहले कि कोई कुछ और सोच पाता, एक और कठोर सच्चाई सामने आ गई। क्योंकि अगली सुबह जोर से हवा चलने पर घर का दरवाजा ही जमीन पर गिर गया। उस दिन देवघर में सुबह किसी भी पिछली सुबह से अलग थी। रोज की तरह सूरज की कमजोर किरणें भी नहीं थीं। मुर्गों के बांगने की आवाज भी नहीं थी। बस एक चुभने वाली ठंड थी, जिसकी आवाज ऐसी थी जैसे धातु एक दूसरे से रगड़ खा रही हो। रानी अभी आग जलाने की कोशिश कर ही रही थी कि धम, पीछे के दरवाजे की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। सावित्री हड़बड़ाकर भागीं और चीखीं, दरवाजा! दरवाजा गिर गया। और सचमुच पिछले कई हफ्तों से हिल रहा वह सड़ा हुआ लकड़ी का दरवाजा हवा के एक जोरदार झोंके से टूटकर उखड़ गया और आंगन के बीच में एक सूखी लकड़ी की लाश की तरह पड़ा था। जानवर की तरह बर्फीली हवा तुरंत घर के अंदर घुस गई। तीनों बच्चे चीख उठे और झट से अपनी माँओं की गोद में छिप गए। रानी ने जो आग जलाई थी वह कुछ ही सेकंड में बुझ गई। मोहन घबरा गया। दरवाजा नहीं है। आज रात हवा सीधे घर में आएगी। हम कैसे बच पाएंगे? दीपक ने माँ के कंधे को पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मैं इसे वापस टिकाने की कोशिश करता हूं, पर यह दरवाजा सड़ चुका है। जरा सा सहारा देने पर भी बिखर जाएगा। गीता बुरी तरह खांस रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। कल रात कंबल फटा, आज रात दरवाजा गिरा। भगवान, हमारी परीक्षा और कितनी लेंगे? काव्या हवा को रोकने के लिए दीवारों की दरारों में कपड़ा ठूंसने लगी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि सब उड़ा दिया। रानी टूटे हुए दरवाजे के सामने खड़ी रही। उसकी मुट्ठी भींचकर सफेद पड़ गई थी। उसके दिमाग में कल मालविका की रजाई की तस्वीर घूम रही थी, गर्म, साफ और गर्व से भरी हुई। और उसका घर, फटा कंबल, खुजली वाले बोरे, गिरा हुआ दरवाजा, बुझा हुआ चूल्हा, खांसते लाल आंखों वाले छोटे बच्चे। एक धीमी पीड़ा अब एक प्रचंड संकल्प में बदल गई। अब यह और नहीं चलेगा, रानी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें दृढ़ता थी। अगर दरवाजा नहीं है तो हमें नया दरवाजा बनाना होगा। अगर कंबल नहीं है तो हमें खुद कंबल बनाना होगा। दीपक दुखी होकर हंसा। रानी, हमारे पास चावल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम यह सब कैसे करेंगे? वह पलटी और सभी को देखा। उसकी आंखें इस ठंड में भी चमक रही थीं। पैसे की जरूरत नहीं है, बस हमें अपने हाथों की जरूरत है। पूरे छोटे से घर पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन ठीक उसी वक्त सबसे छोटे भतीजे को इतनी जोर से खांसी आई कि उसका चेहरा नीला पड़ गया और वह ठंडी जमीन पर गिर पड़ा।
उस पल ने पूरे परिवार को समझा दिया कि अगर उन्होंने गर्माहट का कोई उपाय नहीं ढूंढा तो इस सर्दी की पहली क्षति मौत आज रात ही हो जाएगी। छोटे बच्चे की खांसी लगातार और सूखी थी, मानो वह उसका सीना फाड़ देगी। रानी दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है। उसकी त्वचा पत्थर की तरह ठंडी थी, होंठ नीले पड़ गए थे और आंखें इतनी कमजोर थीं कि उनमें खुलने की ताकत नहीं बची थी। हे भगवान, यह सांस नहीं ले पा रही, काव्या घबराकर चीखती है। सावित्री कांपते हाथों से उसका माथा छूती हैं और फौरन हाथ पीछे खींच लेती हैं, जैसे जल गई हों। ठंड, इतनी ठंड यह कैसे सह पाएगी? बच्चों, अगर अभी गर्माहट नहीं मिली तो यह बच्ची। वह गला रूंधने के कारण आगे कुछ बोल नहीं पाई। दीपक घबराहट में इधर उधर टहलने लगा। अब क्या करें? न कंबल है, न दरवाजा, न आग, कुछ भी तो नहीं है। गीता फूट फूट कर रोने लगी। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रानी ने बच्ची को कसकर पकड़ लिया, अपनी थोड़ी सी गर्माहट उसके छोटे से शरीर में देने की कोशिश की, मगर वह जानती थी उसकी अकेली की गर्मी काफी नहीं थी। बर्फीली हवा दीवारों, कपड़ों और घर की उस नाजुक खुशी को चीरती हुई अंदर आ रही थी। रानी ने दांत भींचे और सबकी तरफ देखा। अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें कंबल बनाना होगा अभी। दीपक ने आंखें फाड़ दीं। मगर किस चीज से? रुई कहाँ है? कपड़ा कहाँ है? रानी ने हांफते हुए कहा, गांव के पीछे वाले सेमल के जंगल में एक फल होता है जिसकी रुई बादल जितनी नरम होती है। मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे, गरीब के पास रुपया नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले ने हमें पत्ते, छाल और फल दिए हैं। अगर हम काफी फल जमा कर लें तो हमें रुई मिल जाएगी। मोहन ने भौहें चढ़ा लीं। इस वक्त जंगल जाना? इस ठिठुरन में, इतनी तेज हवा में? रानी, क्या तुम पागल हो गई हो? पागल ही सही, पर जाना पड़ेगा, रानी लगभग चिल्लाई। उसने गोद में लिए बच्चे की तरफ इशारा किया। इस बच्ची को देखो, बस 1 घंटे में यह अपनी आंखें भी नहीं खोल पाएगी। पूरा घर सन्न रह गया। कोई भी इस कड़वे सच को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सावित्री ने होंठ काट लिए, जिससे खून निकल आया। ठीक है, जाओ, अगर यही हमारी आखिरी उम्मीद है तो मैं भी तुम्हारे साथ फल तोड़ने चलूंगी। पूरे परिवार ने सांस रोक ली और इस तरह चमड़ी काटने वाली ठंड में 4 औरतें हवा को चीरते हुए जंगल की तरफ भागीं, वहां जहां उन्हें पता नहीं था कि उन्हें जो चीज मिलने वाली है वह उनकी पूरी सर्दी बदल देगी। हवा इतनी जोर से थपेड़े मार रही थी कि जैसे चमड़ी उधेड़ देगी, लेकिन रानी, गीता, काव्या और सावित्री सिर झुकाए हुए गांव के पीछे वाले सेमल के जंगल में बढ़ती रहीं। इस बर्फीली हवा में 4 औरतों की ये छोटी सी परछाइयां सफेद कोहरे के बीच कांपते हुए काले धब्बों जैसी लग रही थीं। वहां देखो, रुई के फल, रानी चिल्लाई। ऊंची सेमल की टहनियों पर सफेद बादल जैसी मुलायम रुई के फल अपनी फांकें खोल चुके थे। वे हवा में झूल रहे थे, मानो आसमान संदेश दे रहा हो, अगर ढूंढना जानो तो गरीबों के लिए भी जीने की राह है। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सभी ने रुई तोड़ना शुरू कर दिया। सावित्री अपनी साड़ी के पल्लू में रुई जमा करने लगी। गीता कंपकपाते हाथों से भी बिना रुके ऊंचे तने पर चढ़कर फल तोड़ने लगी। काव्या रुई के बड़े बड़े गट्ठर बनाने लगी और रानी जमीन पर गिरे फलों को भी उठा रही थी ताकि एक भी रेशा बर्बाद न हो। जब भी हवा तेजी से चीखती वे सब कांप उठते थे, लेकिन जब भी उन्हें रानी की गोद में पड़े नीले पड़ चुके बच्चे की छवि याद आती वे और तेजी से और ज्यादा फल तोड़ने लगते थे। 2 घंटे बाद वे 3 बड़े सफेद रुई से भरे बोरों के साथ घर लौटीं, जो उनके आधे शरीर जितने बड़े थे। दीपक यह देखकर हक्का बक्का रह गया, जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो। हे भगवान, तुम सब सचमुच पागल हो। पर माँ, आप इतनी तेज हवा में कैसे गईं? सावित्री हाँफ रही थीं, पर उनके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी। क्योंकि हमें कंबल की जरूरत थी, हवा के डर से ज्यादा। तुरंत पूरा परिवार तेल के दिए की हल्की रोशनी में काम में जुट गया। रानी ने कंबल का आवरण जमीन पर बिछाया, जो उन्होंने पहले सील लिया था।
काव्या ने रुई को खोलकर अलग अलग किया। गीता ने रुई को नरम करने के लिए पीटा। सावित्री ने अपने कांपते हाथों से बड़े बड़े टांके लगाने शुरू किए। दीपक और मोहन अपने अभिय से पहले भी पीटा, हाथों को फूंक मारकर गर्म करते और फिर रुई को समान रूप से फुलाने में मदद करते। पूरा परिवार ऐसे काम कर रहा था मानो आने वाली गर्माहट हर एक सुई के टांके में छिपी हो। जब आखिरी धागा खींचा गया, घर के बीचों बीच 60 फीट लंबा, मोटा, फूला हुआ सफेद कंबल तैयार था। बच्चों ने खुशी से शोर मचाया। यह तो अमीरों के कंबल जैसा है, असली रुई वाला। सावित्री ने कांपते हुए उस कंबल को छुआ, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मुझे अपने हाथों से बना यह रुई वाला कंबल ओढ़ने को मिलेगा। रानी ने अपनी थकी हुई सांस के बीच मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं। यह कंबल पैसों से नहीं खरीदा गया है, यह कंबल प्यार से बनाया गया है। और उसी रात जब वह 60 फीट का कंबल खुला और 10 गरीब लेकिन हिम्मत वाले लोगों पर बिछाया गया, तो चमत्कार हुआ। उस रात कई सालों में पहली बार रघुवीर के कच्चे घर में ठंड से कराहने की आवाज नहीं थी, न ही सिकुड़कर लेटने का नजारा था, और न ही कंबल छीनने की कोई बहस थी। वह 60 फीट का कंबल किसी जादू की तरह बिछ गया था। पूरा परिवार, 10 गरीब मगर हिम्मत वाले लोग, एक दूसरे से सटकर लेटे थे, उस नरम गर्माहट में जो रुई के हर रेशे से निकल रही थी, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। जो बच्ची रात को खांस रही थी, वह आज रानी की बाहों में चैन से सो रही थी। सावित्री ने धीरे से फुसफुसाया। उनकी आवाज ठंड से ज्यादा भावना से कांप रही थी। हमारा घर गरीब जरूर है, पर इसमें कभी प्यार की कमी नहीं रही। रानी ने चारों ओर थके हुए पर शांत चेहरों को देखा और मुस्कुराई। सर्दी तो नहीं बदलेगी मां, लेकिन हम इस ठंड से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपके हिसाब से एक असली परिवार क्या है? पैसा या मुश्किलों में एक दूसरे का हाथ थामना? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है आपकी कहानी इस सर्दी में किसी को हौसला दे।